हमने थोड़ी बहुत ऐसी सामान्य चर्चा करी थी, आज हम पूरा व्यवस्थित उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम लिख लें। जैसा कि मैंने बताया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिलेबस को थोड़ा अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म में दिया हुआ है, बट हम उसको एक साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक, जैसे यूनिट 1 जिसका नाम सामान्य विज्ञान है, इसका जो दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? सूक्ष्म जीव। आगे क्या लिखा है? इन सूक्ष्म जीवों की हमको संरचना पढ़नी है, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, इतना ही है सूक्ष्म जीव के बारे में। फिर तीसरे नंबर का बिंदु जिसमें कोशिका वगैरह दी हुई है, लास्ट में क्या लिखा है? जंतु और पादप वर्गीकरण, है ना। यानी कि मुख्य रूप से वहां पे हमको बोला है जीवों का वर्गीकरण। तो हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए और हमें दोनों टॉपिक के बीच की जो तारतम्यता वो भी पता चल जाए। ठीक, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव की अपनी अलग अलग विशेषता है। जो लोग चाहे साथ ही साथ नोट कर ले, कल मैं आपको इसकी पीपीटी उपलब्ध करा दूंगा। 2 दिन से मेरे लैपटॉप को थोड़ा हाई वोल्टेज बुखार आ गया था, इसलिए वो चालू नहीं हुआ, बट अब चालू हो गया है। तो सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते वो जीव सूक्ष्म जीव कहलाते। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से जीव आएंगे? इसके अंदर जो जीव आते हैं उसका एग्जाम्पल है जीवाणु। ठीक है, कुछ लोग मानते होंगे विषाणु भी, लेकिन जो एक बार पढ़ जाता है वो इस चीज को समझ जाता है कि वायरस यानी कि विषाणु सूक्ष्म तो छोड़ो, वो जीव ही नहीं है। ठीक, वो सजीव यानी कि जो जीव हैं, और जो जीव नहीं है उनको कहते हैं अजीव, है ना। जो जीव हैं उनको कहते हैं सजीव, जिनमें जीवन होता है, और जिनमें जीवन नहीं होता वो उसका विलोम, वो होता है अजीव। जिसके अंदर जीवन नहीं है वो अजीव है। तो वायरस अजीव होता है, अ यानी कि नहीं, जीव यानी कि जीव, वो जीव नहीं है ना। जैसे कि एक प्लास्टिक है, जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे कि ये मार्कर है, ये अजीब है, अजीवित है। अजीवित सुना होगा, अजीब नहीं सुना होगा। अजीब सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अजैविक सुना होगा, यानी कि जो जैविक ना हो उसी को अजीव कहते हैं। जिनमें जीवन है वो सजीव है, लेकिन जिनमें पहले कभी जीवन था आज नहीं है, तो आज वो निर्जीव है। निर्जीव ऐसा जीव जो आज जीवित नहीं है, पहले था, वो आज क्या हो गया? जीवाश्म हो गया। उसी को ही हम क्या कह देते हैं? जीवाश्म। ठीक है, जो जमीन के अंदर दब चुका है और लाखों वर्षों पहले वो कभी जीव हुआ करता था, वो जीवाश्म है, वो जीव नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले कभी था। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, कुल मिला के हम क्या पढ़ रहे हैं? सजीव या जीव पढ़ रहे हैं। और जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते वही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक, इसके अंदर जीवाणु आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके कवक। ठीक, इसके अंदर कवक के अंदर बहुत सारे कवक आ जाते हैं सूक्ष्म जीवों के अंदर, जैसे ईस्ट वगैरह। इसके अंदर आती है आपकी शैवाल, इसके अंदर आते हैं आपके लाइकेन, ये सब छोटे छोटे जीव हैं। इसके अंदर आएंगे आपकी अमीबा, इसके अंदर आएंगे आपके पैरामीशियम, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आदि पे पूरी बात खत्म कर देते हैं। तो ये है हमारे सूक्ष्म जीव। ठीक, इन जीवों की शरीर की आंतरिक संरचना बहुत ही सरल होती है। इनकी आंतरिक संरचना कैसी है? इंटरनल इनका स्ट्रक्चर है जो बहुत सरल होता है। बहुत सरल का मतलब ये है कि मानव का जो शरीर है
उतना इनका शरीर कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनकी शरीर संरचना सरल होती है। इनमें से कई जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, कई यूकैरियोटिक के भी होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर इनके पोषण की स्थिति को देखें तो इनमें से दोनों प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। दोनों मतलब तीनों प्रकार के देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपने दो सुने होंगे, एक स्वपोषी है, दूसरा परपोषी है। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो दोनों कैटेगरी के हैं। पोषण के आधार पर अगर हम इनको देखेंगे तो पोषण के आधार पर सूक्ष्म जीव के अंदर स्वपोषी भी आते हैं और परपोषी भी आते हैं। परपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, स्वपोषी अपना बना लेते हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स, परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है इंग्लिश में। अब जो परपोषी हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। परपोषी भी तीन प्रकार के है ना। अच्छा, स्वपोषी जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव के अंदर जो स्वपोषी हैं वो कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के अंदर आपको यदि कोई ऐसा दिखाई दे तो बताओ मुझे। स्वपोषी के अंदर ऐसा कोई दिखाई देता है जो सूक्ष्म जीव है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है? पेड़ पौधे तो सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि उदाहरण में ही नहीं लिखा है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो कौन सा है? वो है नील हरित शैवाल। वो भी एक जीवाणु है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को हम प्यार से नील हरित शैवाल कहते हैं। ऐसे कई शैवाल हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक, सब नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं। जैसे टीबी जो होती है, टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है क्या वायरल डिसीज है? बैक्टीरियल है। याद करवाई थी? याद है वो प्राचीन दिन, आज से कई करोड़ वर्ष पहले, और किसी ने दावा किया था सर मैं सुना दूंगी। कल सुन लेना, पूरे सुन लेना। कल मैं बोला परसों तक बात गई, परसों आई क्या? जीवाणु विषाणु सुना दिए थे, उसके बाद भी तो थे कमी से होने वाले लोग, वो भी सुना दिए थे, सारे सुना दिए थे। तो आज वो रिकॉर्ड टूट गया। गुड। तो जो जीवाणु है वो बैक्टीरियल है, और कौन सी बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये कैसा है? ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी है और उसमें भी परजीवी है। परपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जो नहीं बना पाते वो भी तीन प्रकार के हैं। एक तो परजीवी, परजीवी सीधा सीधा इंग्लिश में पैरासाइट। हम लोग कौन है? हम पैरासाइट है। हम टिफिन के भोजन पे आश्रित हैं। टिफिन नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट पैरासाइट होता ना, वो किताबों पे आश्रित है। आजकल तो मोबाइल से काम चल जाता है, ये देखो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और किसी जीवित यानी कि जिंदा होना चाहिए ना, किसी जीवित जीव पर आश्रित होते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। जैसे हाँ, जुआ है, मच्छर है, लेकिन ये कीट में आता है। बायोलॉजिकली ये क्या आता है? इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो कीड़े होते हैं, वो सूक्ष्म जीव नहीं। उनको तो हम देख लेते हैं। पहली परिभाषा क्या है? जो दिखाई नहीं देता, वो क्या है? वो भी जीवाणु है, जैसे कि
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे मलेरिया रोग कैसे हो रहा है, प्लाज्मोडियम से। मादा एनाफिलिस मच्छर तो काट रही है तो प्लाज्मोडियम जा रहा है, तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर पे आता है, हमारा शरीर जीवित है, उस पे वो आश्रित है, समझे। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी जीव पर आश्रित हो और अपना भोजन स्वयं ना बना पा रहे हो और वो दूसरा जीव जीवित रहे, तो वो कहलाएंगे परजीवी। ऐसा एक अमरवेल भी है, ऐसे तुम्हारे वो कीड़े भी हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव नहीं है, वो परजीवी हैं। वो बात गलत नहीं है कि वो परजीवी नहीं, वो हैं परजीवी, लेकिन वो सूक्ष्म जीव नहीं। इसलिए हम यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखेंगे, हम तो सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया तुम्हारा, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे संघ, संघ यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल आते हैं वो सारे के सारे परजीवी होते हैं। इसलिए जब रोग पूछा जाता है कि मलेरिया कैसे होता है, तो अक्सर पेपर में क्या है कि प्लाज्मोडियम वगैरह ना लिखते हुए ये ऑप्शन दे देते हैं परजीवी, तो परजीवी टिक करना पड़ता है वहां। नहीं, हमको पता है कि मलेरिया कैसे हो रहा है, प्लाज्मोडियम से हो रहा है। प्लाज्मोडियम ऑप्शन में नहीं होता है तो हम ढूंढते हैं कहीं मादा मच्छर मिल जाए, वो मादा एनाफिलिस मच्छर भी नहीं होता ऑप्शन में। फिर हम बोलते हैं यार सर ने तो पढ़ा ही नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर फिर परजीवी आएगा, क्योंकि वो जितने भी ऑप्शन में है ना उनमें से केवल एक परजीवी होगा, तो परजीवी होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और जीवित चीजों पे आश्रित नहीं रहते हैं, जीवित चीजों पे आश्रित नहीं रहते हैं, मरे हुए सड़े गले पदार्थों पे आश्रित रहते हैं, उसको कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, है ना। ये पिछली बार एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पिछली से पिछली बार, कवक और सूक्ष्म क्या होते हैं, अपघटक। और अपघटक पर्यावरण की दृष्टि से है वो, बायोलॉजी की दृष्टि से वो मृतोपजीवी है, सैप्रोफाइट्स है। मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मरे हुए पे, जैसे कुत्ता मर जाता है रोड पे, फिर वो स्मेल मारता है मरने के बाद, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, वो कीड़े छोटे छोटे यही होते हैं मृतोपजीवी। इसके अंदर शामिल होते हैं आपके कवक और अन्य सूक्ष्म जीव, इसके अंदर शामिल होते हैं कवक और अन्य सूक्ष्म जीव या जीवाणु लिख देते हैं, कवक एवं जीवाणु। तो जीवाणु तीनों प्रकार के हैं। जीवाणु कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और जीवित पे आश्रित होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ के। जीवाणु ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी मृत या सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, जैसे मृतोपजीवी। ठीक, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते और न तो किसी पर पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना आत्मसम्मान वाले, कि नहीं भाई एक काम करते हैं, देवास चलते हैं, माता टेकरी मंदिर हुआते हैं, कि ठीक है चलो कल चलते हैं, मैं ले आऊंगा अपनी बाइक, बाइक से चलेंगे। बाइक से चलेंगे, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर, राउंड फिगर 5 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। तुम्हारी गाड़ी कितने का माइलेज देती है? बोले कि अरे यार तुम भी क्या कर रहे हो, मैं भी तो जा रहा हूँ। बोले नहीं यार आधी पेट्रोल में डलवाऊंगा, मैं भी तो जा रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आधी पेट्रोल में डलवा दूंगा, आने के टाइम पे तुम डलवा देना, जाने के टाइम पे मैं डलवा दूंगा, या तुम जितने की पेट्रोल डलवाओगे 100, 150, 200 की, उतने आधे पैसे मैं दे दूंगा। ऐसा होता है ना कुछ लोग आत्मसम्मानी, जो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग यही कार्य गलत उद्देश्य से करते हैं, सेल्फिश टाइप, जो हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, भाई तेरी गाड़ी यूज करी थी पैसा दे। तो दोनों टाइप के लोग होते हैं, लेकिन अपन इसमें पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, जो खाना तो नहीं बना पाते, लेकिन खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसकी जुगाड़ कर लेते हैं। इनको कहते हैं सहजीवी। इनको क्या कहते हैं? सहजीवी। कुछ याद आ रहा है क्या तुमको?
कि मैंने भी लाके दिया था, तब वो बना था दाल बाटी। दाल में लाया था, आटा में लाया था, घी में लाया था, तेल में लाया था, मसाला में लाया था, और उसने केवल बना के दिया था, फिर हमने खाया था। तो जिसने बना के दिया है वो जिसने बना के दिया है वो बना सकता है, बनाने का गुण है, यानी कि वो स्वपोषी होगा। लेकिन जिसने ला के दिया है बनाने वाला, वो परपोषी होगा। तो ऐसे हो ना कि तू बना देना। जैसे आप किसी के घर पे जाओ रेंट पे रहने के लिए, कि साहब मुझे रूम खाली है क्या, रेंट पे रूम चाहिए, तो बोले रूम तो मिल जाएगा। खाना बना लेते हो क्या, बोले कि हाँ बना लेते हैं। तो खाना बनाने के बाद मुझे भी खाना देना होगा, रेंट महीने का पूरा माफ, रेंट नहीं देना है, दोनों टाइम का जो खाना बनाओगे वो मुझे भी देना है। बोले कि क्यों, क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाता, तुम मेरे यहाँ रहो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे खाना खिलाना होगा, मुझे खाना खिलाना होगा। तो कबक और शैवाल, कवक और शैवाल आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं। कवक तो खाना बना नहीं पाता भैया, शैवाल तो खाना बना लेता है। कहाँ स्वपोषी में अपन सूक्ष्म जीवों में शैवाल डाल सकते हैं। शैवाल खाना बना लेता है, लेकिन शैवाल 3 प्रकार का होता है, हरी शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल। लेकिन हरी शैवाल खाना बना लेती है, लाल और भूरी शैवाल बना तो लेती है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसमें क्लोरोफिल कम मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, वो चीजें तुम ला के दे दो तो बनाना तो आता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। शैवाल ये कहता है, कवक ये कहता है शैवाल से, तुम मेरे घर में आके रहो। शैवाल पैसे वाला है, शैवाल के पास घर है, तुम मेरे घर में आके रहो, लेकिन खाना बना के मुझे देते रहना, बदले में तुम्हें खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा वो मैं दे दूंगा, बस तुम मुझे खाना बना के दे देना। तुमने ठीक है, रेंट नहीं मांगोगे, नहीं मांगेंगे, लाइट बिल तो मांगोगे, वो भी माफ, कोई दिक्कत नहीं। तो कवक और शैवाल मिलके जो एग्रीमेंट करके जीव बनाते हैं, उस जीव का नाम होता है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा जीव होता है जो सहजीवी होता है। कैसा होता है, सहजीवी। तो ये इनके बीच में इस प्रकार से संबंध होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो पोषण के आधार पर 2 भागों में बंटते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। और जीवाणु जो है वो हर एक कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। इनके शरीर की संरचना वो है बहुत ही सरल। कैसी है, तो ये एक जीवाणु का चित्र है, ठीक है। जीवाणु के अंदर ये जो बना रहे हैं अपन, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सभी कोशिकाओं में होता है ना न्यूक्लियस, बस इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अपन ने अभी बनाई है ये न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन बनाई है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शैवाल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जीवाणु के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है पूरा, उसके अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, इस पदार्थ का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये उसके अंदर होता है। इसके अंदर कुछ आड़े तिरछे धागे क्रोमेटिन टाइप के, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए वगैरह, वो इसके अंदर मौजूद होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए वगैरह। मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ केवल डीएनए है ना, तो ये डीएनए यहाँ पे बिखरे होते हैं, ये उसका आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये सरल संरचना हो गई।
अगर हम किसी और जीव की बात करेंगे, जैसे हम अपनी बात करेंगे, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमेटिन है। इस क्रोमेटिन के अंदर आपके डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो अपने खैर जल्दी बना दिया है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स। और इनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स वे में ये स्ट्रक्चर नहीं होता, सीधा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये कोई भी जीव होगा, इसके अंदर ज्यादा जटिल संरचना नहीं होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति होगी, ये निश्चित है। और जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी, ये दूसरी बात निश्चित है। क्योंकि कवक जो है, ये कवक जो है आपके पादप का ही हिस्सा है। जब पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे ना अपने को, यहाँ वर्गीकरण के अंतर्गत पादप भी आएगा, तो पादप वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कवक तो पादप का हिस्सा है। लेकिन कवक के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम ईस्ट आदि के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट यानी कि जो ब्रेड में मिलाया जाता है, जो मठरी में मिलाया जाता है, जो कोई भी खाना जिसको फर्मेंटेट करना होता है, जैसे डोसा बनाना है एकदम, उसमें भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये कवक जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, जबकि पादप का ही हिस्सा है। तो क्यों नहीं बना पाता, क्या दिक्कत है? और इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसके माध्यम से भोजन बनाना पौधों के लिए मुश्किल है, इसलिए ये मृतोपजीवी है। कवक कैसा है? मृतोपजीवी है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो ऐसे जीव कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। इन सबको अपने को क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। कल इसके जो आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको नोट कर लेना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, दोनों गुण रखते हैं। इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, देखने के लिए माइक्रोस्कोप, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी संरचना बहुत सरल होती है। ऐसे जीव कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणु, कवक, लाइकेन, शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम आदि जीव जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की हैं, क्योंकि कवक की कोशिका यूकैरियोटिक है और जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक है। ठीक, अब चूंकि दो टॉपिक एक साथ जोड़े हैं, इसलिए अपन चर्चा अब दूसरे टॉपिक पे करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? पादप और जंतु का वर्गीकरण। पादप और जंतु वर्गीकरण, प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन, ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन ये दूसरा जो टॉपिक है उसके पहले इस पूरे टॉपिक को सही से रेडी करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो जीवों का वर्गीकरण है। सही टॉपिक ये है, जीवों का वर्गीकरण। इसी के अंदर आपके जो संपूर्ण जीव हैं, इस धरती पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों ने जीवों को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, अपने अपने योग्यता, विशेषता आदि के आधार पर। इस संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बांटने का काम जो किया है वो किसने किया है? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया और उस 2 जगत के अंतर्गत बताया उसने पादप जगत और जंतु जगत। इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीव केवल 2 ही जगत में बटे होते हैं, या तो पादप होते हैं या जंतु होते हैं। उनकी विशेषता बताई कि पादप में गति होती है, गमन नहीं होता। जंतु में गति और गमन दोनों होते हैं। गति यानी कि वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन गमन यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान हिल-डुल कर जा नहीं सकते। जंतु चले जाते हैं, जंतु यहां से वहां चला जाता है और गति भी कर रहा है, ये गति हो रही है और इधर से उधर जा भी रहा है। लेकिन पौधा केवल गति कर रहा है, हवा आ रही है तो हिल रहा है, गति हो रही है। जाइलम फ्लोएम के माध्यम से भोजन और पानी का संवहन हो रहा है, गति हो रही है।
सारी चीजें वृद्धि हो रही है, इतने से इतना हो गया, इतना हो गया, ये गति हो रही है, लेकिन गमन नहीं हो रहा कि पता चला कि पेड़ यहाँ लगाया था कल, आज वहां पहुंच गया, हाँ पेड़ भी चलने लग गया है, तो वो गमन नहीं होता। ठीक है। पादप कोशिका जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति से निर्मित पाई जाती है, हमारे यहाँ कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक। बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ की पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की भी नहीं होती, काइटिन की होती है, वो एक अलग बात है। ठीक है। कुछ ने बताया कि पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। पादप कोशिका में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, मतलब पादप के अंदर कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, जंतु के अंदर होता है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं जो दोनों में अंतर है। लीनियस ने इसके आधार पर संपूर्ण जीवों को दो भागों में बांट दिया। लीनियस की स्टडी थोड़ी नॉर्मली क्या थी, थोड़ी प्रिमिटिव टाइप की थी, उस समय ज्यादा संसाधन नहीं थे, उसी हिसाब से उन्होंने बताया। फिर लीनियस के बाद आता है हीकल, या हैकल भी बोलते हैं, हीकल लिख देते हैं। हीकल नाम के वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीवों को 3 जगत में बांटा। कहा कि संसार में जो जीव हैं वो 2 जगत में डिवाइड नहीं है, 3 में है। उनने बोला बाबू 3 कौन कौन से हैं? कि 2 तो तुम्हारे यही है, पादप और जंतु। तो बोले तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जब कोशिका की बात हो ही रही है तो ये भी तो समझो कि ये दोनों बहुकोश की जीव हैं। एक कोशिका वाले जीवों को भी तो इनसे अलग करो, एक कोश की जीव भी तो इसमें अलग होने चाहिए। तो इन्होंने एक कोश की जीवों को अलग रख दिया और अलग से बना दिया प्रोटिस्टा। एक जगत प्रोटिस्टा अलग बना दिया, 3 जगत ना, ये इनने तीसरा बताया। फिर उसके बाद आते हैं कोपलैंड, एक आता है अगला वैज्ञानिक कोपलैंड, वो बोलता है 4 जगत वर्गीकरण। बोले कि संसार में जीव जो हैं वो 3 भागों में नहीं 4 भागों में बटे हैं। तो बोलते यार तुम पहले डिसाइड कर लो कि 2 है कि 3 है कि 4 है। अच्छे तुम बढ़ाए जा रहे हो, इतनी देर में तो 2 याद की, तुमने 3 कर दी, तीसरा याद कर दिया तो अब चौथा बता दिया। एक बार में बताओ ना कितने। चलो तो अपन क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो एक जगह अपन फील्डिंग लग जाती है, फिर उसका फील्ड चेंज कर, तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, तो अपन क्या करें, एक जगह लगा दे भाई, ऐसे फालतू फालतू बार-बार शिफ्ट मत कर। इंटरनेशनल गेम नहीं खेल रहे हैं, बॉल आएगी यहीं तो पकड़ेंगे, वहां आएगी तो नहीं पकड़ेंगे, करते पड़ते। तो ऐसे ही किया, दिमाग खराब हो गया। तो बोले भाई जब तुम एक कोशिका वाला जीव अलग कर ही रहे हो तो ढंग से करो ना, क्योंकि मोनेरा के अंदर ऐसे एक कोश की जीव आते हैं और इसके अंदर एक कोश की जीव ऐसे आते हैं। यहाँ की जो एक कोश की जीव है उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक की बनी, तो उसने प्रोकैरियोटिक वाले यूनिसेल्युलर एनिमल अलग किए और यूकैरियोटिक कोशिका वाले यूनिसेल्युलर एनिमल अलग करे। जैसे जीवाणु इधर रखा, अमीबा इधर रखा, दोनों एक ही कोशिका के हैं, तो जीवाणु और अमीबा पहले यही थे। अमीबा उसको बोलता होगा हीन भावना, तू तो गरीब है, तेरे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तेरे अंदर क्रोमेटिन भी नहीं है, गरीब साले बीपीएल, ये अमीबा उसको बोलता होगा ना। फिर सरकार चेंज हुई, सरकार ने इनको अलग से संरक्षण दिया, इनकी एक कैटेगरी बना दी, उनको आरक्षण दे दिया। अब ये बीपीएल वाले कई स्कीम का फायदा उठा रहे हैं और ये बीपीएल वाले बोल रहे हैं अमीर साले कितने रुपए लीटर मिल रहा है तेल तेरे को? 90, मेरे को 9, और बोल गरीब। तो ऐसी स्थिति में ये मोनेरा वाले अलग हो गए और प्रोटिस्टा वाले अलग हो गए, एक ही कोशिका के हैं। फिर एक वैज्ञानिक और आता है जिसका नाम है विटेकर, जिसने दिया 5 जगत वर्गीकरण। आरएच विटेकर नाम है, इसने दिया 5 जगत वर्गीकरण और इसका नाम है आरएच विटेकर। इसका नाम सुनते से ही बाकी की जो पब्लिक थी वो चिल्लाने लगी, एक बार में डिसाइड कर लो, पहले 2 जगत, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत, ऐसे। वो उसका फ्रस्ट्रेशन देख रहे, ऐसे जगत बढ़ते जा रहे हैं
ऐसे जगत बढ़ते जा रहे हैं कि जगत राजा परेशान हो गया है कि अब इतने, कल को कोई और आ जाएगा 6 जगत बोलेगा, फिर 7 जगत बोलेगा, हम तो यही याद करते रहेंगे। विटेकर के बाद जिसने 6 जगत बोला हो उसको मार के भगाया, वो भग जा तेरी तो 6 जगत कोई नहीं है, 5 पे मैटर क्लोज करो। तो विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत ऑलरेडी ये 4 तो थे, 5वां जोड़ दिया कवक। कवक एक्चुअल में पादप का ही हिस्सा था, लेकिन जैसे यहाँ पे आपस में एक दूसरे को गरीब गरीब अमीर अमीर बोल के एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे ना, तुम भी क्या अमीरों जैसी पानी फैला रहे हो। अमीरों के पास पानी बहुत ज्यादा है, क्यों? पैसा बहुत ज्यादा है। हमारे पास कुएं से भर के लाना पड़ता है, उनने तो मोटर लगा रखी है, आ जाता है पानी, उनको पानी का मोल नहीं है, हमको तो कुएं से लाना है, नदी से लाना है। तो अमीरों जैसा पानी पैसों जैसा मत बहाओ। वो पानी और पैसा एक जैसा समझ के बहा देते हैं। गरीब लोग पानी भी संरक्षित रखते हैं, पैसा भी रखते हैं। तो यहाँ का युद्ध जो चल रहा था, इससे मोटिवेट हुआ कवक। उनने बोला हमें भी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें पादप से अलग होना चाहिए, हमारा अस्तित्व तो अलग है। पादप सपोजी है, हम परपोजिंग हैं, हम तो मांग कर खाने वाले लोग हैं, हम भिखारी हैं। भिखारियों की एक पूरी की पूरी संघ, पूरी की पूरी टीम होनी चाहिए। भिखारी यूनियन जिंदाबाद। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अलग किया। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल है, इनकी भी कोशिका भित्ति सेल वॉल है, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी है, इनकी काइटिन की बनी है। जब काइटिन की बनी कोशिका भित्ति है तो ऐसी स्थिति में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, तो इनको अलग रखा। बोले ठीक है जाओ भागो यहाँ से, वैसे भी तुम्हारे होने से हम पे दाग लग रहा था कि सभी पादप उत्पादक होते हैं। बोले नहीं नहीं, कलमुए भी तो हैं, तो ये नहीं होते। तो ऐसी स्थिति अब हटा दी। अब क्या बोलेंगे? हरे पादप उत्पादक होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे हरे पादप उत्पादक हैं, क्योंकि हरे पादप में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की होती है। यहां से कहानी अब खत्म हो गई। तो 5 जगत वर्गीकरण हमें विटेकर का पढ़ना है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोशिश अपनी ये रहेगी कि अपन 2 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर का तीनों टाइप का क्वेश्चन हल कर ले। वहां पे फुल क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि फुल क्वेश्चन के लिए उसमें बहुत सारे मानव शरीर संरचना के टॉपिक है, वहां से फुल दे सकता है, बायोटेक्नोलॉजी है वहां से दे सकता है, ठीक है, ऐसे कई टॉपिक है जहां से वो फुल क्वेश्चन दे सकता है। तो फुल क्वेश्चन तो शायद ही पूछे, लेकिन 2 नंबर का और 7 नंबर का दोनों प्रश्न आएंगे। 2-2 नंबर के हर वो प्रश्न आएंगे जो जो आपने शब्द सुन रखे हैं, जो जो मैंने शब्द बोले हैं वो सारे शब्द जो हैं वो 2-2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 7-7 नंबर के क्वेश्चन केवल यही आएंगे। सूक्ष्म जीवों से आप क्या समझते हैं? प्रोटिस्टा जगत को समझाइए, इसकी विशेषताएं लिखिए। पादप जगत क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। पादप वर्गीकरण को समझाइए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब अपन यहाँ पे एक एक करके इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, ठीक। तो मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीव शामिल होते हैं जिनकी कोशिका की संरचना सरल होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, जो कुछ स्वपोषी कुछ परपोषी भी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो कोशिका में राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, राइबोसोम, जो कि कम विकसित होता है। इनके अंदर, इन जीवों के, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते हैं, इन जीवों के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम थोड़ा कम विकसित 70S वाला होता है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं होगी, ठीक। इनकी विशेषताएं इससे थोड़ा उल्टा चलेंगी। ये पूर्ण विकसित होते हैं, इनका केंद्रक विकसित होता है, इनका केंद्रक विकसित नहीं होता है। अच्छा, केंद्रक विकसित और अविकसित की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? ये कोई कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, तो केंद्रक में संरचना की दृष्टि से 4 चीजें होती हैं। अगर वो चारों चीजें कोशिका के अंदर मौजूद हैं तो वो केंद्रक विकसित है, और अगर एक भी चीज नहीं है तो अल्प विकसित है या अर्ध विकसित है।
तो इधर हम कहते हैं ये कोशिका जो है अल्प विकसित होती है, इधर कहते हैं ये कोशिका पूर्ण विकसित होती है। ठीक, इधर जो कोशिका विकसित है वो इसलिए है क्योंकि केंद्रक के चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, और उधर नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर झिल्ली यहां नहीं होती, यहां होती है, ऐसा बॉर्डर। ठीक है, केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मा, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य दोनों में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केंद्रक के अंदर एक छोटी छोटी गोल आकार की संरचना होती है, इस गोल आकार की संरचना को कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में होती है यानी कि प्रोटिस्टा में होती है, और यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो दो चीज इसमें नहीं पाई जाती। इसमें विकसित गुणसूत्र इस तरीके से जाल के रूप में होता है, जैसे क्रोमेटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, और इसके अंदर क्रोमेटिन भी नहीं होता। हालांकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और जीन आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं, और इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर जटिल रूप में होते हैं जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और इसके अंदर वो क्रोमेटिन नहीं होता है। इसलिए इसका केंद्रक अल्प विकसित है, इसका विकसित है। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में अंतर भी आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच जो अंतर है वही मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बीच में अंतर है। यानी कि एक तीर से दो शिकार, एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता याद कर ली तो मोनेरा जगत की विशेषता याद हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता याद कर ली तो प्रोटिस्टा जगत की विशेषता याद हो गई। दोनों विशेषता याद हो गई तो उधर दोनों के बीच में अंतर भी याद हो जाएगा, इधर इन दोनों के बीच में अंतर याद हो जाएगा। तो एक तीर से दो नहीं तीन शिकार हो गए। उधर वाला भी कोशिका वाला हिस्सा भी चलता जा रहा है और इधर भी चलता जा रहा है, तो तीन दूनी छह, छह चीज याद हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पर, कोशिका के आधार पर डिवाइड है, इसलिए मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत। कवक जगत के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, सहजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, जैसा अपन ने सेल के आधार पर इनको देखा। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। कवक से होने वाले रोग, स्किन संबंधी रोग, गंजेपन का रोग, ठीक है, अस्थमा, ये हमारे लिए कुछ हद तक हानिकारक भी होते हैं, ये भी होते हैं, है ना। इसके अंदर जीवाणु आता है, जीवाणु से रोग होते हैं। जीवाणु लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है, सब अपने अपने हिसाब से लाभदायक और हानिकारक होते हैं। तो इनसे इनका आर्थिक महत्व भी पूछा जाता है कि मोनेरा का आर्थिक महत्व बताइए। तो मोनेरा के अंतर्गत कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैविक क्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे दूध के फटने पर दही बनाने की प्रक्रिया जीवाणु के माध्यम से ही होती है। अगर वो जीवाणु उसमें नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस नहीं होगा, तो फिर उसके हिसाब से फिर वो दही नहीं बनता है, फिर दूध ही पीते रहो। अब लस्सी पीनी है तो दही बनानी पड़ेगी, ठीक। अब ऐसी स्थिति में यही इसी हिसाब से कवक में है। कवक का वर्गीकरण करेंगे तो कवक यही तीन प्रकार का आएगा जो अपन ने अभी देखा परजीवी में। जंतु और पादप का वर्गीकरण आगे चल के बहुत विस्तृत है। पादप का देख लेते हैं, लगभग समय खत्म हो रहा है। पादप वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो पादप वर्गीकरण दो भागों में बटा हुआ है फूल के आधार पर। ऐसे पादप जिनमें फूल पाए जाते हैं उनको कहते हैं फेनेरोगेमी प्लांट, जिनमें फूल नहीं पाए जाते उनको कहते हैं क्रिप्टोगेमी प्लांट। नाम याद करना है ये, है ना। क्रिप्टोगेमी जो प्लांट होते हैं इसको हिंदी में अपुष्पीय कहते हैं। तुम चाहो तो चूंकि अपने में मेंस में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप। तो क्रिप्टोगेमी फेनेरोगेमी याद करने की झंझट खत्म, बट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 2 नंबर में क्रिप्टोगेमी पूछ लिया तो वहां इंग्लिश में भी क्रिप्टोगेमी लिखा होगा, अपुष्पीय नहीं लिखा होगा, है ना। तो इसलिए इंग्लिश याद करना बहुत जरूरी है।
ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैमी, और इसके अंदर 3 उप जगत शामिल हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत ये आता है आपका शैवाल। ये थैलोफाइटा का प्राणी है, प्राणी नहीं है, पादप है, जीव है। इसका शरीर थैलस के समान होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पादप की कैटेगरी के अंदर सरल सूक्ष्म है। इनके अंदर फूल छोड़ो जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, फल भी नहीं है, फूल भी नहीं, यानी कि ये ऐसे पादप जगत का हिस्सा है जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल कुछ नहीं होती। जैसे नल के नीचे जमी काई, जैसे हम शैवाल कहते हैं, नल के नीचे जो काई जम जाती है ना हरी हरी, वो एक्चुअल में शैवाल ही है। तो शैवाल है, उसके अंदर आपने कभी जड़ देखा, तना देखा, पत्ती देखी, फल, फूल कुछ नहीं, वो थैलोफाइटा का है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनकी संरचना थैलस के आकार की हुई, इसलिए वो थैलोफाइटा है। ठीक। ब्रायोफाइटा ऐसे पादप होते हैं जो उभयचर पादप कहलाते हैं, जल और थल दोनों में उग सकते हैं। जल में उगने में सक्षम पादप को और थल में उगने वाले सक्षम पादप को, दोनों में क्षमता रखने वाले पादप को उभयचर पादप कहते हैं, जिसको रखा गया है ब्रायोफाइटा में। ठीक। इसका उदाहरण है फर्न, फर्न नहीं, मॉस। इसका उदाहरण है मॉस, छोटी छोटी सी घास टाइप की संरचना जो नदी, तालाब, झील, कुआं आदि के कोने पे उगती है। इनकी पत्तियां बाहर निकल आती हैं, जड़ें अंदर रहती है ना। जब ये उगना शुरू करते हैं तो पत्तियां भी अंदर रहती हैं, फिर धीरे धीरे बाहर निकल आती हैं। उभयचर पादप है। ठीक है, तो दोनों में उगने में सक्षम है। फिर उसके बाद आते हैं आपके टेरिडोफाइटा। इनके अंदर जड़, तना और पत्ती तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन फल और फूल नहीं होते। उसमें फूल ही नहीं होता तो फल कैसे लग जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इधर आते हैं पादप जिनके अंदर फूल होता है, उनको 2 भागों में बांटे हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर फूल तो होते हैं और बीज के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको नग्न बीजी कहते हैं। आवरण पाया जाता है इसलिए इसको आवृत बीजी कहते हैं। जिनमें नहीं पाया जाता वो नग्न बीजी कहलाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आवरण नहीं होता, बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता। जैसे ये बीज है, इस बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं है, उसको कहते हैं नग्न बीजी, है ना। इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिस बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं आवृत बीजी, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। गेहूं के चारों ओर आवरण है, गेहूं की बाली है, चावल के चारों ओर भी है, सबके चारों ओर है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइकस, पाइनस, ठंडे इलाकों में उगते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं चीड़, देवदार। इनके बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, इसलिए इनको नग्न बीजी कहते हैं और इनको आवृत बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? मोनोकॉट और डाइकॉट। यानी कि उनके बीज को देखेंगे, जिन बीज को 2 भागों में आसानी से बांट सके वो है डाइकॉट, जिसको नहीं बांट पाए वो है मोनोकॉट। जैसे बाजरा, बाजरा मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? मोनोकॉट है। चना डाइकॉट, चने के चारों ओर भी आवरण है, बाजरे के भी। तो ऐसे बीज जिनके चारों ओर आवरण है और वो 2 भाग में बटा है, तो डाइकॉट, एंजियोस्पर्म जिसके चारों ओर आवरण है और एक ही भाग में है, तो मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म। गेहूं मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? डाइकॉट यानी कि लंबी, उसमें गैप दिखाई देती है, 2 भाग थोड़ी ना वो है, तो वो ऐसी उसकी ऐसा स्ट्रक्चर है मोनोकॉट ही है, वो मोनोकॉट ही। मक्का, मकई, भुट्टा मोनोकॉट है। चावल मोनोकॉट। तो चीड़, देवदार याद रखेंगे,
वो जिम्नोस्पर्म है, और जितनी भी तुम्हारी दालें हैं सब डाइकोट हैं। चना, मटर, अरहर, तुअर, जितने भी हैं, मूंग, ये सारी की सारी दालें कैसी हैं? डाइकोट, दो भाग में बटी। और जो धान है, जो अन्न है, अनाज है, वो ज्यादातर मोनोकोट है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। अब इनके अंतर, इनकी विशेषताएं और इनके लाभ, तीन चीज हमको याद करने पड़ेंगे, और इन तीन में से कोई एक आध क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। ठीक, इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो 2 मार्कर और 7 मार्कर ही बनेंगे और नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सभा समाप्त होती है यहीं पर। मुलाकात अगले लेक्चर में पीपीटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।